जय हिंद दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 के श्रृंखला में आज हम लोग सेट नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक हो चुका है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि हम जिस भी सेट प्रैक्टिस को उठाते हैं पहले उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे। तो आज सेट नंबर 6 है दोस्तों, और इसका जो है फुल पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही अच्छे ढंग का है, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा, और जो भी मेरे भाई और बहन है मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें दुनिया भर के सूफी संगीतकार, कवियों और कलाकारों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लगभग दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन तक करंट अफेयर है, उसके बाद जीके जीएस शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लीकी बंधनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तल्लीकी बंधनम योजना शुरू करने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो अमरावती जो है इसकी राजधानी है, अमरावती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को कहां देखा गया है? केप गिद्ध को ईस्टर्न केप प्रांत दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। ईस्टर्न केप प्रांत दक्षिण अफ्रीका में केप गिद्ध को देखा गया। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2025 में एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाना रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर होगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, विश्व बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुआ था। 1 जुलाई 1944 को इसका स्थापना हुआ था। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है। भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना दोस्तों? तो भारत विश्व बैंक का सदस्य 1944 में ब्रेडन वुड सम्मेलन के दौरान बना था। क्वेश्चन नंबर 6, 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस से जय शाह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय शाह। क्वेश्चन नंबर 7, यमांडू ओवैसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यमांडू ओवैसी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। उरुग्वे की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उरुग्वे जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो माउंटेविडियो है। माउंटेविडियो है इसकी राजधानी। इसका मुद्रा पेसो है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। विश्व श्रावण दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व श्रावण दिवस 2025 हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 3 मार्च को कुछ इसमें कुछ दिवस देख लेते हैं दोस्तों, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मनन कुमार मिश्र को निर्वाचित किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1961 में हुआ था। 1961 में इसका स्थापना हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है?
तो डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में मतलब है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या लगभग 2397 डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है। बिहार में डॉल्फिन की संख्या 2220 है, ठीक है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, इसका नंबर कितना है दोस्तों? 815 यहाँ डॉल्फिन मौजूद है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? राइट आंसर होगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 7वें भारतीय क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली बने हैं, ठीक है, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय मिशन ने पहली बार सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर आदित्य एल1 के द्वारा मतलब लिया गया है, ठीक है, आदित्य एल1। आदित्य एल1 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत के प्रथम सौर वेधशाला मिशन है। क्या है दोस्तों? भारत के प्रथम सौर वेधशाला मिशन आदित्य एल1 है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर होगा तनुष्का सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ मतलब प्रथम महिला की बात करते हैं दोस्तों, जैसे में एक नाम है दोस्तों प्रीति रजक। प्रीति रजक ये क्या है दोस्तों? तो यह जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला सब लेफ्टिनेंट है। भारतीय नौसेना की पहली महिला सब लेफ्टिनेंट प्रीति रजक है। एक नाम है दोस्तों शिवांगी, ठीक है। तो शिवांगी कौन है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी है, ठीक है। एक है दोस्तों भावना कंठ, आप जानते होंगे। एक सेकंड दोस्तों, भावना कंठ, ठीक है। तो भावना कंठ कौन है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। क्वेश्चन नंबर 15, बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश रोहतास जिला से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोन नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो है इसका उद्गम होता है। और यह दाहिनी ओर गंगा नदी में पटना के निकट जो है मिल जाता है। इस पर कुछ परियोजना स्थित दोस्तों, जैसे में सोन नदी परियोजना, ठीक है। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में हुआ है, ठीक है, 1874 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो टोटल 6 रामसर साइट है बिहार में, ठीक है। यहाँ पर एक दिया दोस्तों जो कि गलत है, ठीक है। कितना है? टोटल 6 रामसर साइट है बिहार में, तो याद रखिएगा। अच्छा, रामसर साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो रामसर साइट जो है मतलब रामसर की स्थापना यानी रामसर कन्वेंशन की स्थापना जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या जो है 99 हो चुका है, ठीक है। यह डाटा है अप्रैल तक के, ठीक है। अप्रैल 2026 तक जो है रामसर साइट की कुल संख्या 99 हो चुका है। अगर 99वां रामसर साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है 99वां रामसर साइट है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगर सबसे अधिक रामसर साइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट है, ठीक है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट है। ये बिहार का जो 6 रामसर साइट है दोस्तों, इसका थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। जैसे में कांवर झील बेगूसराय बिहार में स्थित है, गोगाबिल झील कटिहार में स्थित है, नागी झील अभ्यारण्य जमुई में, नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों जो है जमुई में स्थित है। गोकुल जलाशय बक्सर में है। उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में। ये खासकर उदयपुर झील जो है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी को 1571 में बनवाया था, ठीक है। 1571 में 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में
तीर्थ यात्रा की समाप्ति किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था 1564 में, 1564 में जाजिया कर की समाप्ति किया था। ये सभी कार्य जो है अकबर के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इन्होंने जो है 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से ही करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे क्या कहते थे? तो जिसे सभा के नाम से ही जानते थे। ठीक है, सभा के नाम से। अच्छा, पल्लव वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थे। ठीक है, कांचीपुरम जो है इसकी राजधानी था। अच्छा, पल्लव वंश जो है, जो कि खासकर सिंह विष्णु, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के जो है अनुयायी थे सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो अपराजित वर्मन थे। ठीक है, अपराजित वर्मन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 की ओर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? राइट आंसर होगा नर्मदा नदी के तट पर। इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुआ था। याद रखिएगा, हर्षवर्धन क्या हो गया था? पराजय हो गया था। अच्छा, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनको जो है शिलादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिलादित्य के नाम से जानते हैं। इन्हीं के शासन काल में जो है, यानी हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। चीनी यात्री हेनसांग जो है भारत आया था। ठीक है, ये जो हर्षवर्धन है दोस्तों, इनका कुछ पुस्तक भी है, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये सभी जो नाटक है या फिर पुस्तक है हर्षवर्धन के द्वारा ही रचित है। ठीक है, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, चोल अभिलेख के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल अभिलेख के अनुसार विद्यालयों को रख रखाव के लिए भूमि को जो है साला भोग के नाम से जानते थे। ठीक है, साला भोग के नाम से। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका पहले अध्यक्ष यानी फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसका प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर दूसरा अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है दूसरा अध्यक्ष थे, या फिर प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबी थे। बदरुद्दीन तैयबी थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करते हैं, अंग्रेज अध्यक्ष ये कौन था दोस्तों? तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे। ठीक है, ये चौथे अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा, गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन कौन था दोस्तों? तो फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। 1919 में निम्नलिखित में कौन से प्रमुख घटना घटी थी? बताइएगा। तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है आंदोलन हुआ था पंजाब के, मतलब ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो है एक आयोजन, मतलब एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें जो है जनरल डायर ने निहत्थे पर गोली चलाया था। इसमें सैकड़ों लोग को मौत हुआ था और घायल भी हुए थे। ठीक है, इस घटना से प्रभावित होकर के जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी RNT ने जो है नाइटहुड के उपाधि से त्यागपत्र दिया था। नाइटहुड की उपाधि से त्यागपत्र दिया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि से त्यागपत्र दिया था। मतलब केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वापस कर दिया था।
केसर हिंद की उपाधि क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन की स्थापना किया था, मतलब कौन सा संगठन था जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना हुआ था। आर्य समाज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई में हुआ था, किसके द्वारा दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका मूल नाम मूल शंकर था, मूल शंकर था। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, नारा किसका है दोस्तों, आर्य समाज का ही है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, नारा दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, नारा किसका है, दयानंद सरस्वती का है। स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम किया था। तो याद रखिएगा। एक है दोस्तों आदि हिंदू समाज, आदि हिंदू समाज की स्थापना जो है स्वामी अच्युतानंद ने किया था, स्वामी अच्युतानंद ने। आदि धर्म समाज, आदि धर्म समाज को ही आदि ब्रह्मा समाज भी कहते हैं। इसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1866 में हुआ था। ठीक है, 1866 में हुआ था। अच्छा, वेदांत समाज, वेदांत समाज की स्थापना जो है विवेकानंद के द्वारा अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना किया था, बताइएगा। तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया था 1867 बंबई में। ठीक है, अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसका स्थापना मैडम ब्लाडीवास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर, विधवा पुनर्विवाह की समर्थन करने वाला बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर हम बीजी तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको जो है भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कौन है दोस्तों, बीजी तिलक को कहते हैं। इनका कुछ पत्रिका है दोस्तों, कौन कौन सा है, एक केसरी पत्रिका है, एक मराठी पत्रिका है। ठीक है, मराठी पत्रिका है। ये जो केसरी पत्रिका है मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मराठी भाषा में लिखा गया था, और मराठी पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इनका कुछ नारा भी था दोस्तों, जैसे में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है दोस्तों, बीजी तिलक का ही कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान ने जो है केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। ये 3 टाइप कौन कौन है दोस्तों, तो भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। ठीक है, दूसरा कौन है दोस्तों, भारत की लोक लेखा, भारत की लोक लेखा। ठीक है, और तीसरा की बात करते हैं तो आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता, लिखने में थोड़ा हो रहा है मिसप्रिंट दोस्तों, थोड़ा सा समझ जाइएगा। ठीक है, आकस्मिकता निधि। तो 3 तरह का निधि है। अगर संचित निधि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको संविधान के अनुच्छेद 266 में रखा गया है। ठीक है, आकस्मिकता निधि की बात करते हैं, जिसको संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत रखा गया है। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार संसद को है, और आकस्मिकता निधि से धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लैमडेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति जो है अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है, जो चुनाव होगा, चुनाव का नियम अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक है, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति को होगा अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 58 के तहत,
राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है। महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति जो है मतलब क्षमा दान मत देगा, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलते हैं, भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53, चुनाव होगा 54 के तहत, चुनाव का नियम 55, पुनर्निर्वाचन 57, अहर्ताएं 58, शपथ 60, महाभियोग 61 और क्षमादान 72, ठीक है। तो ये सभी अनुच्छेद जो है याद रखिएगा। अनुच्छेद 73 की बात करते हैं दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन अनुच्छेद 73 में किया गया है। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 87 की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कहता पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग रहा है। ये जो है बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये गलत है दोस्तों। 15 अगस्त ना होकर के 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के जी के महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी गलत था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना % से अधिक नहीं हो सकता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 15% से अधिक नहीं हो सकता। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की संख्या जो है 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के 15वां जो भाग 15 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किया गया है, ठीक है, 324 से लेकर के 329 तक। निर्वाचन आयोग का संबंध किससे दोस्तों, अनुच्छेद 324 से है। और वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है अनुच्छेद 326 के तहत होता है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह से होता है। इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, जो पहले हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, संविधान संशोधन दोस्तों भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। आपातकालीन का प्रावधान बताइएगा। आपातकालीन का प्रावधान भाग 18 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 34 की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडलीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कह रहा राजेंद्र प्रसाद को वाणिज्य मंत्री था, गलत है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री था, खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था। उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन था दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नीचे दिया हुआ इसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगर वित्त मंत्री की बात करें तो कौन है दोस्तों, सन्मुखम सेठी है, आर.के. सन्मुखम सेठी। आर.के. सन्मुखम सेठी जो है वित्त मंत्री था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ अन्य मंत्री का नाम देख लेते हैं, जैसे में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर और ये जो है श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। क्वेश्चन नंबर बढ़े 35 की ओर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, न्यूटन के बारे में बताइए दोस्तों। ये जो है गति का नियम दिया था, गति का नियम दिया था। डाल्टन के बारे में बता सकते हैं, तो परमाणु सिद्धांत दिया है दोस्तों। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने दिया है, ठीक है। आइंस्टीन के बारे में बता सकते हैं, तो E = mc² किसने दिया था दोस्तों, आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ऐसे ध्वनि तो 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है श्रव्य ध्वनि,
ठीक है। एक पहले होता है पराश्रव्य ध्वनि, जो कि 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाला ध्वनि है पराश्रव्य ध्वनि। एक है दोस्तों, एक है श्रव्य ध्वनि, जो कि 20 से जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज तक जो है ये ध्वनि जो है मतलब श्रव्य ध्वनि कहते हैं। एक होता है दोस्तों अवश्रव्य ध्वनि, तो अवश्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है ये ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जड़ या मूलीय दाब किससे मापते हैं? जड़ या मूलीय दाब को जो है मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। एक है दोस्तों एटमोमीटर। ठीक है, तो एटमोमीटर से क्या होता है दोस्तों, हवा की शक्ति या गति को मापते हैं, हवा की शक्ति या फिर गति को मापते हैं। ऑक्जेनोमीटर से दोस्तों पौधे के वृद्धि दर मापते हैं, ऑक्जेनोमीटर से पौधे के वृद्धि दर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वायु की क्षितिज गति से होने वाले उष्मा के आंतरण को क्या कहते हैं? वायु के क्षितिज गति से होने वाले उष्मा के आंतरण को अभिवहन कहते हैं, अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या है दोस्तों? एक चुंबकीय तरंगे है। ठीक है, और प्रकाश है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, प्रकाश जो है चुंबकीय तरंग ना होकर के विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। और अभी बताएं दोस्तों कि ये जो प्रकाश तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी के सतह पर छोटकी जी का मान जो है, यानी जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? तो जी का मान जो है पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, लार ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथि के द्वारा जो है, लार ग्रंथि के द्वारा टाइलिन एंजाइम का उत्पादित होता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका उपस्थिति स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44 की ओर। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह जो है सुबह के धूप खाने से खासकर अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम दोस्तों पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं विटामिन B5 को। विटामिन ए को रेटिनॉल और विटामिन सी को आप जानते हैं दोस्तों, अगर नहीं जानते तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 45 की ओर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उस प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, WBC को दोस्तों ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसका जीवन काल जो है 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है इसका जीवन काल। एक होता है दोस्तों RBC। ठीक है, RBC को इरिथ्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रियोसाइट। इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन तक जो है इसका जीवन काल होते हैं। ठीक है, रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग 55% होता है, 55%। क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याक्षमा या फिर तपेदिक। ठीक है, जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है उसका कुछ नाम बता सकते हैं, जैसे में डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस। ठीक है, काली खांसी, कोढ़, फिर हो जाएगा दोस्तों टाइफाइड, निमोनिया, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं दोस्तों तो यह प्रोटोजुआ से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, जो कि मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। एड्स किससे होता है दोस्तों? विषाणु से होता है, वायरस से होता है एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो दुग्ध प्रोटीन कौन है दोस्तों? तो कैसीन। ठीक है, कैसीन जो है दुग्ध प्रोटीन है। दूध का उजला रंग जो है, दूध का उजला रंग, ठीक है, व्हाइट, दूध का उजला रंग जो है कैसीन के कारण होता है, और दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। उजला रंग कैसीन के कारण और पीला रंग जो होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? आप जानते हैं दोस्तों, HIV का इलाज अगर नहीं होगा तो एड्स होगा। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, एड्स का कुछ जांच है दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे एलिसा टेस्ट है और रिपा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट और रिपा टेस्ट दोनों जो है HIV यानी एड्स की जांच के लिए टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 50। दमा मानव शरीर के विकार है। दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 16 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 32। तो एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशी में थकान होता है? तो मांसपेशी में थकान लैक्टिक अम्ल के जो है एकत्रित होने से होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। अच्छा, लैक्टिक अम्ल किससे? लैक्टिक अम्ल के कारण ही जो है दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण ही। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 53 की ओर। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? हालांकि गलत दिया हो दोस्तों, भार नहीं होकर के द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्यमान। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम में। हीलियम में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो सर्वाधिक आयरन ऊर्जा वाला था तो हीलियम हो गया दोस्तों। इसका संकेत क्या होता है? He। ठीक है, और सबसे न्यूनतम आयरन ऊर्जा किसमें होता है? सबसे न्यूनतम आयरन ऊर्जा किसमें होता है? तो सीजियम में होता है, CS। ठीक है, सीजियम। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है दोस्तों। ठीक है, मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, या खासकर जो है दलदली स्थान पर पाया जाता है। धान की खेत में भी मीथेन गैस की उपस्थिति होता है। कुछ गैस का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में वायु अंगार गैस। ठीक है, वायु अंगार गैस। एक है दोस्तों भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। अच्छा, वायु अंगार गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, भाप अंगार गैस दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कहता अधातु धन आयन बनाती है, ये गलत है दोस्तों, पहला ही। अधातु ऋण आयन बनाती है, सही है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएम। टीएम मतलब क्या होता है दोस्तों? थूलियम। टीएम मतलब थूलियम। ठीक है, तो यह एक्टिनाइड का सदस्य नहीं है। यह किसका है दोस्तों? तो यह जो है लैंथेनाइड का सदस्य है, लैंथेनाइड का सदस्य है। अगर एक्टिनाइड की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है 89 से लेकर के 103 तक किया गया है। ठीक है, एक्टिनाइड्स। और अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करते हैं दोस्तों, लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो यह 57 से लेकर के 71 तक में दिया गया है लैंथेनाइड्स। ठीक है, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सा जो है, कौन सा कथन सही है? कहता ठोस CO2 को सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं, यह सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदलता है, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। क्या होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च। अच्छा, रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ इसका प्रथम गवर्नर था। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे दोस्तों, तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 61 की ओर। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंकों में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता की विकास हटा करके जो है प्रत्यक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। 1966 तक यह जो है चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था। और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ये दोनों जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो 1961 से 66 हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, और 1966 से लेकर के 1966 से 69 तक ये जो है योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? योजना अवकाश के नाम से। अच्छा, अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो यह 1951 से लेकर के 56 तक चला था। किस मॉडल पर है दोस्तों? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1956 से लेकर के 1961 तक चलाया गया था। ठीक है, और यह जो है पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 63 की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति से ऋणी लाभान्वित होता है। ऋणी को ही देनदार कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति से जो है ऋणी यानी देनदार जो है सबसे अधिक लाभान्वित होता है। क्वेश्चन नंबर 66, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहते हैं। अगर हेरोडोटस की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, इतिहास का पिता कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। अगर अनेक्जिमेंडर की बात करते हैं दोस्तों, इसे वर्ल्ड मैप का निर्माता कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप का निर्माता। ठीक है, और इराटोस्थनीज की बात करते हैं दोस्तों, अगर इराटोस्थनीज की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। मानव भूगोल का संस्थापक कौन है दोस्तों? मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रीटर है। कार्ल रीटर ये क्या है? मानव भूगोल के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। एक है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 68 की ओर। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। इनके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, सारगैसो सागर की बात कर रहे हैं, तो सारगैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में अवस्थित है। ठीक है, सारगैसो सागर के चारों ओर महासागरीय जल धाराएं प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके तट पर एक मोटी जल रहित समुद्री घास तैरती है। इसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम के नाम से जानते हैं। इसी घास के नाम पर ही इसे सारगैसो सागर नाम पड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69,
कोरोमंडल का मैदान भारत में किस दिशा में स्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान जो है भारत में दक्षिणी दिशा में स्थित है। ठीक है, यह मैदान की बात करते हैं दोस्तों तो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा तक, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के मैदान को ही कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के मैदान को गोलकुंडा तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक को गोलकुंडा तट कहते हैं, और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सागर तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 70 की ओर। इजराइल का मुद्रा क्या है? इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल है। ठीक है, इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल का संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेसेट। इजराइल का संसद नेसेट। इजराइल का गुप्त संस्था कौन सा है? तो मोसाद। इजराइल की गुप्त संस्था मोसाद है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सी शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो गणगौर, लबनी, घूमर, कालबेलिया। ठीक है, तो लबनी जो है राजस्थान का, मतलब राजस्थान के नहीं होकर के महाराष्ट्र का है। कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का जो है नृत्य शैली है लबनी। बाकी गणगौर राजस्थान का, घूमर और कालबेलिया ये तीनों कहाँ के? राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाते हैं। पवनों का देश कहा जाने वाला देश कौन सा है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। ठीक है, पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। सूरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बताइएगा। राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे जो है भोर का तारा या फिर शाम के तारा के नाम से भी जानते हैं। इसे पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका घनत्व आकार पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन, नामीबिया देश की राजधानी है। नामीबिया देश की राजधानी क्या है दोस्तों? विंडहॉक। ठीक है, नामीबिया देश की राजधानी विंडहॉक। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।